हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देख लेने के बाद आपका कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी में लिखा है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी में लिखा है 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रकाश की चाल होता है वह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसको एक और तरीका से पूछ देगा, दे देता है 3 में 10⁸ मीटर प्रति में सेकेंड। देखिए, या देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या देगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति में सेकेंड। आप लोग दोनों को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है हवा में। ऑप्शन बी में लिखा है कांच में। ऑप्शन सी में लिखा है जल में। ऑप्शन डी में लिखा है निर्वात में। देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, वह होता है निर्वात में। अगर निर्वात ऑप्शन में नहीं दिया रहे, हवा दिया रहे, तो आप लोग हवा मारिएगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में कौन अर्धपारदर्शी है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है ईंट। ऑप्शन बी में लिखा है हवा। ऑप्शन सी में लिखा है लकड़ी। ऑप्शन डी में लिखा है घिसा हुआ कांच। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्धपारदर्शी क्या होता है। अर्धपारदर्शी वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश का कुछ ही हिस्सा पार करे, उसे हम लोग अर्धपारदर्शी कहते हैं। देखिए, इसमें ईंट क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। हवा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। लकड़ी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। देखिए, घिसा हुआ कांच है। देखिए, घिसा हुआ कांच रहता है, उस पर टर्च मारिएगा तो प्रकाश का कुछ ही हिस्सा पार करेगा और कुछ हिस्सा पार नहीं करेगा, तो वो अर्ध पारदर्शी हो जाएगा। या ऑप्शन में दे देगा तेल लगा हुआ कागज, तो वो भी अर्ध पारदर्शी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, प्रकाश गमन करती है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है वक्र रेखा में। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है सीधी रेखा में। ऑप्शन सी में लिखा है वृत्ताकार रेखा में। ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रकाश है वह हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधी रेखा में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री का हो तो प्रवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है 135 डिग्री। ऑप्शन बी में लिखा है 90 डिग्री। ऑप्शन सी में लिखा है 40 डिग्री। ऑप्शन डी में लिखा है 45 डिग्री। देखिए, आप लोग प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़े होंगे, जिसमें दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, आपतन कोण अगर 45 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण 60 डिग्री का होगा। दोनों कोण बराबर होता है। तो देखिए, आपतन कोण कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री, तो इसका परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है 1। ऑप्शन बी में लिखा है 2। ऑप्शन सी में लिखा है 3। ऑप्शन डी में लिखा है 4। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पृष्ठ स्पर्शीय कोण के। ऑप्शन बी में लिखा है आपतित किरण के। ऑप्शन सी में लिखा है परावर्तित किरण के। ऑप्शन डी में लिखे है आपतन कोण के। देखिए, हमने अभी आपको बताया था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 40 डिग्री का होगा तो 40
डिग्री के परावर्तन कोण होगा। अगर आपतन कोण 45 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो आपतन कोण किसके बराबर का होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी में लिखा है समतल दर्पण का, ऑप्शन सी में लिखा है अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह जो होता है वह धंसा हुआ रहता है। देखिए जो ये परिवर्तक सतह है धंसा हुआ रहता है अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है किस दर्पण का परिवर्तक सतह उठा हुआ रहता है। ऑप्शन ए में लिखा है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में लिखा है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में लिखा है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का। देखिए हमने अभी बताया था जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है उ से उत्तल, तो उ से उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन में लिखा है गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है ध्रुव, ऑप्शन बी में लिखा है वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी में लिखा है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी में लिखा है वक्रता त्रिज्या। देखिए जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है समतल दर्पण पर एक लंबवत आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 45 डिग्री, ऑप्शन बी में लिखा है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में लिखा है 40 डिग्री, ऑप्शन डी में लिखा है 0 डिग्री। इसका कहने का मतलब है एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण आपतित होगी लंबवत इस पर, तो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के बाद पुनः इसी पर परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। देखिए यहाँ कोई भी कोण नहीं बन रहा है तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है किस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में लिखा है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में लिखा है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समतल दर्पण का। देखिए समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वह समतल होता है। देखिए जो इसका परावर्तक सतह है वह समतल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है आवर्धन, ऑप्शन बी में लिखा है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी में लिखा है फोकस दूरी, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवर्धन। देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है गोलीय दर्पण में आवर्धन एम का सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है भी बटा में यू, ऑप्शन बी में लिखा है भी प्लस में यू, ऑप्शन सी में लिखा है भी माइनस में यू, ऑप्शन डी में लिखा है माइनस भी बटा में यू। देखिए जो आवर्धन एम का सूत्र होता है वह होता है एम बराबर माइनस भी बटा में यू। देखिए यहाँ भी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ यू क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई। देखिए तो आवर्धन m बराबर क्या होता है? माइनस भी बाई में u।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी -v/u। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए में लिखा है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में लिखा है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी में लिखा है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में लिखा है आभासी और सीधा। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। देखिए जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब का और सीधा बनेगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में लिखा है समतल, ऑप्शन बी में लिखा है अवतल, ऑप्शन सी में लिखा है उत्तल, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है r बराबर में 2r, ऑप्शन बी में लिखा है f बराबर में r, ऑप्शन सी में लिखा है f बराबर r/2, ऑप्शन डी में लिखा है r बराबर में f/2। देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है f बराबर में r/2। देखिए जो फोकस दूरी होता है या फोकसांतर जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी f बराबर में r/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए में लिखा है समतल, ऑप्शन बी में लिखा है उत्तल, ऑप्शन सी में लिखा है अवतल, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग होता है वह होता है अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है केवल आभासी प्रतिबिंब। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है समतल, ऑप्शन बी में लिखा है अवतल, ऑप्शन सी में लिखा है उत्तल, ऑप्शन डी में लिखा है समतल तथा उत्तल। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल। समतल तथा उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में लिखा है काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी में लिखा है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन सी में लिखा है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी में लिखा है वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। देखिए जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह बनता है काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी में लिखा है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन सी में लिखा है काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन में लिखा है उस दर्पण का नाम बताइए जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल, ऑप्शन बी में लिखा है उत्तल, ऑप्शन सी में लिखा है अवतल, ऑप्शन डी में लिखा है तीनों। देखिए यहाँ अगर केवल बोल देता है तो केवल समतल में और उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब बोलता है, यहाँ केवल नहीं बोला है तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। देखिए तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? उस दर्पण का नाम बताइए जिसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
देखिए ऑप्शन ए में लिखा है समतल, ऑप्शन बी में लिखा है उत्तल, ऑप्शन सी में लिखा है अवतल, ऑप्शन डी में लिखा है तीनों। देखिए समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और सी में जो है अवतल दर्पण लिखा है, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, और डी में लिखा है तीनों। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है आधी होती है, ऑप्शन बी में लिखा है 2 गुनी होती है, ऑप्शन सी में लिखा है 3 गुनी होती है, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। हमने आपको अभी बताया था इसका जो संबंध होता है वह होता है एफ बराबर में आर बटा में 2। देखिए यहाँ एफ जो है फोकस दूरी है और आर जो है वक्रता त्रिज्या है। देखिए जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस दर्पण का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी में लिखा है समतल दर्पण से, ऑप्शन सी में लिखा है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी में लिखा है सभी दर्पण से। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन में लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए में लिखा है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में लिखा है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में लिखा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में लिखा है 40 सेंटीमीटर। देखिए हमने आपको अभी बताया था जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है जो होता है एफ बराबर में आर बटे में 2। जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए यहाँ फोकस दूरी का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी का मान रख देंगे 20। यहाँ आर का मान नहीं दिया है तो आर निकालना है हमें, तो आर वैसे ही छोड़ देंगे। अब बटे में 2 दिया है तो 2। देखिए यहाँ आर क्या है वक्रता त्रिज्या है, तो देखिए आर का मान निकालना है हमें, तो अब क्या करेंगे इसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए 20 में 2 से गुना करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन में लिखा है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल, ऑप्शन बी में लिखा है उत्तल, ऑप्शन सी में लिखा है अवतल, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में लिखा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में लिखा उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में लिखा समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सोलर कुकर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है, क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सीधा होता है, ऑप्शन बी में लिखा है उल्टा होता है, ऑप्शन सी में लिखा है तिरछा होता है, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से सभी। देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन में लिखा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1 से कम, ऑप्शन बी में लिखा है 1 से ज़्यादा, ऑप्शन सी में लिखा है 1 के बराबर, ऑप्शन डी में लिखा है 0। ये जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वह होता है 1 के बराबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में लिखा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में लिखा समतल दर्पण, ऑप्शन डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। जो मोटर गाड़ी के हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है,
अगला क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में लिखा है -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में लिखा है +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में लिखा है -16 सेंटीमीटर। देखिए जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है वह होता है F बराबर में R/2। देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ वक्रता त्रिज्या का मान रख देंगे R का मान। तो यहाँ F बराबर हो जाएगा, R का मान कितना दिया है 32 दिया है, 32/2। तो ये कटेगा तो कितने बार में कट जाएगा 16। तो F का मान कितना आ गया प्लस का 16 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। देखिए यह क्वेश्चन दोबारा टाइपिंग हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले बताया था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखिए जो ऑप्शन ए में लिखा है 1, ऑप्शन बी में लिखा है 2, ऑप्शन सी में लिखा है अनंत, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है प्रकाश किसका रूप होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है धारा का, ऑप्शन बी में लिखा है शक्ति का, ऑप्शन सी में लिखा है ऊर्जा का, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा का रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है प्रदीप्त, ऑप्शन बी में लिखा है अप्रदीप्त, ऑप्शन सी में लिखा है दोनों, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं और जिसका अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रदीप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन में लिखा है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है प्रदीप्त, ऑप्शन बी में लिखा है अप्रदीप्त, ऑप्शन सी में लिखा है दोनों, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। हमने अभी आप लोग बताया था जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रदीप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी में लिखा है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी में लिखा है समानांतर किरण पुंज, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है जो प्रकाश की किरणें होती है वो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी में लिखा है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी में लिखा है समानांतर किरण पुंज, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है इसमें प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या हो रहा था कि एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिल रही थी उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलेगी उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन में लिखा है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी में लिखा अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी में लिखा है समानांतर किरण पुंज, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर है। इसमें प्रकाश की किरण जो होता है वह एक दूसरे के समानांतर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं समानांतर किरण पुंज कहते हैं।
देखिए अंतिम क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन ए में लिखा है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी में लिखा है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी में लिखा है दोनों, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।